बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7। और शुरू के 6 सवाल हम लास्ट जो है लेक्चर उसमें कर चुके थे। और इसका क्वेश्चन 7 है, इफ़ रिलेशन आर, ये रिलेशन एक हमें मिला हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इन जेड। जेड का मतलब क्या है? इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में। देन फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रेंज हमने मालूम करनी है और डोमेन हमें ये मिली हुई है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज की पहचान क्या होती है। देखिए अगर हमारे पास कोई एक ऑर्डर पेयर है, मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर पेयर है मेरे पास 1,3, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसका एक जो कॉमा दरम्यान में लगा हुआ है, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1 है, और सेकंड कंपोनेंट इसका क्या है? 3 है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन। और सेकंड जो आपका कंपोनेंट होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। मतलब कोई सा भी एक आपके पास ऑर्डर पेयर है, जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम डोमेन कहेंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसको हम रेंज कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि आपके पास रिलेशन ये वाला है x, y, और y बराबर है 2x प्लस 5 के, और ये किस में है? इंटीजर्स में है। और सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से ये आगे इनफाइनाइट है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर डोमेन क्या है हमारे पास? -2, -1, 0, 1 एंड 2, और रेंज हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर हमें मिला हुआ है x, y, यहाँ से हम पहचान लेंगे कि हमारा डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखें x हमारा डोमेन कहलाएगा और y हमारा रेंज कहलाएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि फर्स्ट कंपोनेंट आपका डोमेन होगा और सेकंड आपका रेंज होगा। तो यहाँ पर x आपका डोमेन कहलाएगा और जो y है वो आपका रेंज कहलाएगा। तो अब हमें मालूम करना है y, मतलब रेंज हमने मालूम करनी है और रेंज हमारी y है। तो y जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल 2x प्लस 5, और डोमेन हमें मिली हुई है। डोमेन मतलब x की वैल्यूज हमें मिली हुई है जो कि -2, -1, 0, 1 एंड 2 हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल -2, ठीक है ना। ये हमारे पास एक -2 है जो कि x की वैल्यू है, ये भी x की, और ये सारी x की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y का हमें जवाब मिल जाएगा। तो y इक्वल 2 का 2, x की वैल्यू हमने क्या लिया? -2, मतलब डोमेन हमने क्या लिया? -2 पुट कर देंगे प्लस का 5। तो ये कितने हो जाएंगे? y इक्वल -4 प्लस का 5। देखें प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 और प्लस 5, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 1। तो एक हमें y की वैल्यू मतलब रेंज हमारी एक वैल्यू मिली है जो कि 1 है। इसके बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे -1, 4x इक्वल -1, ठीक है। अब हम वापस वही लिखेंगे y इक्वल 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब इसी को मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। 2 का 2 और x की वैल्यू कितनी हमने ली है? -1 लगा दिया, फिर प्लस का 5। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 और प्लस का 5, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3। मतलब सेकंड हमें क्या मिला है? y की वैल्यू 3 मिली है। तो अब हम लगाते हैं 4x इक्वल 0। अब हमारे पास थर्ड क्या है? एलिमेंट 0 है जो कि x की वैल्यू है। अब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये अब हम बेटा x की वैल्यू 0 लगाएंगे। तो x की वैल्यू 0 लगाने से हमारे पास क्या आंसर आएगा? इक्वेशन क्या है? y इक्वल 2x प्लस 5। तो 2 का 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस का 5 आ जाएगा, और 2 0 0 प्लस का 5। जब इसे प्लस कर देंगे तो ये भी 5 रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या लगानी है? x की वैल्यू 1, 4x इक्वल 1, क्या लिख सकते हैं? वेयर x इक्वल 1, ठीक है। तो y इक्वल 2x प्लस 5, ये आपकी इक्वेशन। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 का 2 आ गया, x की वैल्यू क्या हमारे पास? 1 है, 1 पुट कर देंगे, प्लस का 5। तो 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 5, तो 2 और 5 कितने हो जाते हैं? 7, ठीक है। हमारे पास जो डोमेन की वैल्यूज थी वो 5 थी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो हमने -2, -1, 0, 1 पुट कर दिया। अब लास्ट हमारी रहेगी जो कि 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर x इक्वल 2। तो क्या इक्वेशन है? y इक्वल 2x प्लस 5, ठीक है। क्या है? y इक्वल 2x प्लस 5। तो y का y नहीं लिखेंगे, अब 2 का 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है? 2, ये 2 पुट कर देंगे, फिर प्लस का 5, ठीक है। 2 का 2 आया, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस 5। तो 2 टू द कितना होता है? 4 प्लस का 5, तो ये हो जाएंगे 9। मतलब हमारे पास जो रेंज आई है वो ये है। रेंज हमारे पास है
एक तो हमें मिला है 1, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। देखें ये रेंज हमारी हो गई 1, 3, 5, 7, 9। और हमें यहाँ क्या कहा गया था कि आपने रेंज मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पर रेंज हमने मालूम कर ली, 1, 3, 5, 7, 9 है, ये डोमेन हमें ये मिली हुई थी, ये डोमेन का सेट और रेंज हमने मालूम कर ली। और देखें जो हमें रिलेशन मिला था वो हमें इंटीजर्स में मिला था, ठीक है ना। और ये जो रेंज हमारी निकली ये भी इंटीजर में से ही आती है, 1, 3, 5, 7, 9 ये भी सारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब करते हैं इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है फाइंड डोमेन इफ रेंज इज 11, 13, 15 एंड 17। तो देखिए अब हमने डोमेन मालूम करनी है और रेंज हमें ये दी गई है, ठीक है। और रेंज के कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास जो रिलेशन था वो था r इक्वल x, y और सब्जेक्ट y इक्वल टू x प्लस 5। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये होती है डोमेन और ये होता है रेंज। फर्स्ट कंपोनेंट आपका डोमेन कहलाता है और सेकंड कंपोनेंट जो ऑर्डर पेयर का होता है वो आपका रेंज कहलाता है। तो अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में रेंज हमने मालूम की थी, मतलब y वाली वैल्यू मालूम की थी और डोमेन हमें मिली हुई थी। सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि आपने डोमेन को मालूम करना है, मतलब x की वैल्यू आपने मालूम करनी है और रेंज आपको मिली हुई है सेकंड पार्ट में। तो x की वैल्यू मालूम करेंगे, इसी जो इक्वेशन हमें मिली हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें से हमें x को आइसोलेट करना पड़ेगा और देन उसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो देखिए वहाँ पर रिलेशन में क्या मिला हुआ था, मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन ये दी गई थी y इक्वल 2x प्लस 5, ठीक है। अब हमने डोमेन मालूम करना है, मतलब x की वैल्यूज को मालूम करना है और y की वैल्यूज हमें ये मिली हुई हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर x की वैल्यू को आइसोलेट कर देंगे, मतलब x को आइसोलेट करना है, मतलब x को अलग करना है। तो देखें y माइनस का 5 इक्वल का 2x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्लस का 5 था, इक्वल से पहले आकर ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y माइनस 5 इक्वल में x, जो 2 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ पर आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x की हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, y माइनस 5 अपॉन 2। अब हम इस x की वैल्यूज को मालूम करेंगे और y की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिली हुई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रेंज की जो वैल्यू है यहाँ लिखेंगे वेयर y इक्वल है 11 के, y इक्वल क्या है 11 के, फिर 13 के, 15 के और 17 के। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल y माइनस का 5 ओवर 2, ठीक है। तो x का x आ जाएगा और y की वैल्यू कितनी है, चलिए इसके आगे यहाँ पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है 11 माइनस का 5 अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 6 और अपॉन में क्या जाएगा 2। तो 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। फर्स्ट वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू 13 पुट करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं कि वेयर y इक्वल 13, एज इट इज सेम करेंगे, x इक्वल y माइनस का 5 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू अब क्या है हमारे पास 13 है, तो 13 पुट करेंगे, माइनस का 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 अपॉन में 2 है, तो 2 1 द 2, 2 4 द 8 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गई है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू 15 लगाएंगे, फिर 17। चलें यहीं पर इसको लिख देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं कि वेयर y इक्वल 15 और इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल y माइनस का 5 अपॉन में 2 और y की वैल्यू 15 पुट कर दी, माइनस का 5 आ गया अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। तो 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। 15 में से 5 गए तो 10 बच गए, अपॉन में 2 है, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब लास्ट हमारी y की वैल्यू क्या पुट करनी है 17। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर y इक्वल 17 और इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल y माइनस का 5 अपॉन में 2, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 17 है और माइनस का 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। 17 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 17 में से 5 जाएंगे तो 12 आ जाएगा और अपॉन में 2 है, 2 1 द 2, 2 6 द 12, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। अब आपके पास जो एक सेट बना है डोमेन का, ठीक है। डोमेन हमारे पास आई है, एक तो क्या है हमारे पास फर्स्ट 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और ये भी इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। डोमेन भी मालूम कर ली और फर्स्ट पार्ट में हमने रेंज भी मालूम कर ली। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x, y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर, w मतलब होल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस।
तो देखें एक्स और वाई वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स होल नंबर के, ठीक है। तो डोमेन भी हमने मालूम करनी है और रेंज भी हमने खुद मालूम करनी है। ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में डोमेन मिली है ना रेंज मिली हुई है, जस्ट एक रिलेशन हमारे पास है जो कि है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x + y = 11। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि होल नंबर का सेट क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। होल नंबर का सेट हमारे पास होता है 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डोमेन हम खुद चूज कर लेते हैं। डोमेन हम लेते हैं होल नंबर में से, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। इसी के हमने डोमेन ले ली। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि रेंज क्या होगी, ठीक है ना। मतलब ये आपकी डोमेन होती है और ये आपकी रेंज होती है। मैंने क्या कहा था कि जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो डोमेन कहलाता है और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो आपका रेंज कहलाता है, ठीक है। अब डोमेन तो हमने चूज कर लिया, जो कि हमें कहा गया था कि एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर के एलिमेंट्स को। तो एक्स और वाई ये डोम, हमारी डोम मतलब डोम भी कह सकते हैं, डोमेन और रेंज दोनों हमारी किससे बिलोंग करती हैं, होल नंबर से। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, डोमेन तो हमने खुद चूज कर ली है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की और वाई का हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वेयर x = 0, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 0 ले रहे हैं और y की अब हमें मिल जाएगी जब हम इसके अंदर पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो 3x + y = 11। y की वैल्यू बेटा हम मालूम करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, y = 11 - 3x, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। जो प्लस का 3x था इक्वल के उस तरफ गया तो ये माइनस का 3x हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास है। अब तमाम y की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन में x की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखें y = 11 माइनस का 3x, ठीक है। तो यहीं पर पुट करते हैं, 11 का 11 आ गया, माइनस का 3 का -3 आ गया और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, इक्वल का साइन लगाकर यहीं पर आगे लिख देते हैं। 11 का 11 आ गया और माइनस का -3 0 दा 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, जस्ट y का आंसर आ गया 11, ठीक है। मतलब 11 में से 0 जाएंगे तो 11 ही बचेगा। तो एक तो हमें 11 वैल्यू मिल गई। सेकंड हम यहाँ पर मालूम करते हैं, लिखते हैं कि वेयर x = 1। अब x क्या ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, पहले 0 लिया था। अब वापस y = 11 - 3x, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी, इक्वल का साइन लगा दिया। 11 माइनस का 3, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। फिर आगे लिखते हैं 11 - 3 1 दा 3। अब यहाँ पर देखें कि 11 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो सेकंड y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8। थर्ड यहाँ पर लिखते हैं वेयर x = 2। अब x हमारे पास क्या है, 2 है, 0 भी ले लिया, 1 अब 2 लिया है। अब यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं y = 11 माइनस का 3x, ठीक है, और इक्वल 11 माइनस का 3, x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं। तो 11 का 11 माइनस 3 2 दा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 6 जाएंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो एक y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। इसके बाद मजीद और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम लिखेंगे वेयर x = 3। अब हमने 3 ली है तो इक्वेशन क्या है, y = 11 माइनस का 3x। तो 11 माइनस का 3, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3, और 11 माइनस 3 3 दा 9। तो अब y की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2, ठीक है। अब इसके बाद आगे 3 के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल क्या आ जाएगा, 4। अब y = 11 माइनस का 3x = 11 माइनस का 3, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे अब हम, 4 इक्वल 11 का 11 आ गया और 3 4 का कितना होता है, 12, ठीक है ना। 11 का 11 माइनस का माइनस 3 4 दा 12। अब y का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 11 में से 12 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब माइनस का 1 जो कि बिलोंग नहीं करता होल नंबर से, ठीक है, माइनस का 1 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो ये हम नहीं लेंगे, -1 वाला आंसर हम नहीं लेंगे। जस्ट हमारे पास जो आंसर आएंगे आएंगे एक 11 8 5 एंड 2। ये हमने क्या मालूम की है, रेंज मालूम कर ली है। डोमेन हमने क्या ली थी, ये मैं आपको थोड़ा सा एक दफा फिर दिखा दूं। देखिए डोमेन हमने चूज की थी 0 1 2 3 4 5, पूरा सेट हमने लिया था होल नंबर का। बट यहाँ पर हमने जब इसको टेस्ट किया, वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन में ये वाली, तो 0 भी पुट कर दिया, 1 2 3 तक वैल्यूज पुट करने से हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहे थे जो कि होल नंबर से बिलोंग करते हैं 2 तक, ठीक है। जब हमने 4 पुट कर दिया तो 4 पुट करते ही हमारे पास जो आंसर आया वो है -1,
और माइनस का 1 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो रेंज बनेगी उसका हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, एक तो आ जाएगा 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11। ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स आ चुके हैं और ये सारे के सारे भी होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या कहलाएगी, डोमेन में बेटा हमने चूज किया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हमने इनफाइनाइट कर दिया था। लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो सिर्फ हमारे पास 4 वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी पड़ी, तो जो कि थी 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट नहीं करेंगे इसे, क्योंकि हमारे पास जस्ट 4 वैल्यूज ही यूज की गई हैं और 4 वैल्यूज से हमारे पास आंसर आया है 2, 5, 8, 11। जब हमने 4 पुट किया था तो वो माइनस का 1 आंसर आ रहा था, जो कि होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो डोमेन और रेंज हमारे पास ये आएंगे। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट है x, y सच दैट x माइनस वाई इक्वल 6। ये हमें एक रिलेशन मिला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज दोनों चीजें हमने ही मालूम करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डोमेन चूज की थी, चलें इसमें हम रेंज ले लेते हैं। ठीक है ना, रेंज लेते हैं और रेंज के एलिमेंट क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से ये एक पूरा होल नंबर का सेट है। तो इसकी हमने डोमेन अब मालूम करनी है, रेंज हमने चूज कर लिया होल नंबर में से। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपका डोमेन कहलाता है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपका रेंज कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस का y इक्वल में है 6। तो ये रेंज है हमारे पास, मतलब ये y की वैल्यूज हैं। रेंज सेकंड कंपोनेंट को कहते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट की ये हमारे पास वैल्यूज हैं y की। ठीक है, मालूम हमने क्या करना है x, तो इसको हम क्या करेंगे, x को इक्वल के एक तरफ रहने देंगे और y जो माइनस का है उस तरफ जाकर ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इक्वेशन ये हो गया हमारे पास x इक्वल 6 प्लस वाई। माइनस का y था, इसको इस तरफ लेकर आगे प्लस का y हो गया, क्योंकि हमने तो x की वैल्यूज को मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर y इक्वल 0। y क्या पुट कर रहे हैं हम, 0, क्योंकि ये y की वैल्यूज हैं। रेंज हमने चूज की है तो रेंज सेकंड कंपोनेंट को कहते हैं, तो ये सारी की सारी y की वैल्यूज कहलाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल 6 प्लस वाई। ठीक है, इक्वल लगाकर 6 का 6 उतार देंगे, प्लस का प्लस, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। यहाँ पर 0 पुट कर दी तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, x का आंसर आ गया 6। ठीक है ना, डोमेन हमें क्या मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट 6, क्योंकि 6 में 0 प्लस करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेयर y इक्वल 1। अब y की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, x इक्वल 6 प्लस वाई। तो 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो अब हमारे पास x का जो आंसर आएगा वो आएगा 6 और 1 7। ठीक है, तो ये देखें इंक्रीज हो रहा है नंबर, 6 के बाद 7, अब 8 आ जाएगा आई थिंक। चलिए चेक कर लेते हैं, वेयर x और नो y की वैल्यू लेनी है, वेयर y इक्वल 1, अब 2 ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास एक सेट था 0, 1, 2, 3 रेंज, तो हमने पहले 0 पुट किया, फिर 1, अब हम 2 ले रहे हैं। तो इक्वेशन क्या हमारे पास, x इक्वल 6 प्लस वाई इक्वल 6 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 पुट कर दी। तो अब हमारे पास x का क्या आंसर आ गया है, 6 और 2 8। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये यहाँ तक आई थिंक सही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वेयर y इक्वल 3। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x इक्वल 6 प्लस वाई इक्वल 6 का 6 प्लस का प्लस y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे अब हम। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 और 3 9। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 6, 7, 8, 9, 10 इस तरतीब से ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो देखिए रेंज हमारे पास क्या थी, रेंज हमने ली थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। और जो कि डोमेन हमारी निकली है वो क्या है, जो कि x की वैल्यूज हैं, तो वो हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, वो इस तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पर 9 तक मालूम की हैं, लेकिन अगर हम y की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो 4 को ऐड करेंगे, 4 और 6 10 हो जाएंगे, इस तरीके से 10, 11, 12 ये ऐसे चलती जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका। आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ फंक्शन हमारे पास मिला हुआ है a टू b इज अ फंक्शन गिवन बाय फंक्शन। ये आपके पास ऑर्डर पेयर हैं 4, वेयर a का सेट है 1, 2, 3, 4 एंड b का सेट है n, मतलब नेचुरल नंबर्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर। b का सेट है n, मतलब नेचुरल नंबर्स, तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है, देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपने डोमेन मालूम करनी है और कोडोमेन और रेंज। ठीक है, आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 2 एंड f ऑफ 4, मतलब फंक्शन के अंदर 2 की वैल्यू क्या है, 2 की इमेज क्या है और 4 की इमेज क्या है।
तो देखें आपको डोमेन का भी पता है और रेंज का भी पता है। तो देखें डोमेन तो हमें यहीं से मिल जाएगी 1 2 3 और 4। फर्स्ट जो आपका कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो आपका डोमेन कहलाता है। 1 2 3 और 4 ये आपकी डोमेन कहलाएगी, और रेंज आपकी कहलाएगी जो कि सेकंड कंपोनेंट होता है 5 6 7 और 8। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डोमेन हमारे पास क्या है। तो डोमेन का हमारे पास सेट है बेटा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है। डोमेन हमारे पास यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हमारे पास 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर हमारे पास 4 है। ये तो आपके पास डोमेन मालूम हो गई। अब हम रेंज मालूम कर लेते हैं। रेंज का आपको पता है कि ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होता है, मतलब ये वाला 5 6 7 और 8। क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 6 7 और 8। ठीक है, और कहता है कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन वो होती है जो आपका सेकंड सेट होता है। जैसे ए का सेट है और एक दूसरा सेट जो मिला हुआ होगा वो आपका कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोडोमेन का सेट हमारे पास होगा ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या पूछा गया है कि आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2। मतलब एफ ऑफ 2 फंक्शन के अंदर 2 की इमेज क्या है? फंक्शन के अंदर जो 2 की इमेज है वो है 6। मतलब ये आपकी डोमेन से मिली हुई होती है, जो इसके साथ में रेंज होती है वो इसकी इमेज होती है। तो 2 की क्या है? 6 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है? 6 है। इससे एफ ऑफ 4 पूछा गया है तो 4 की क्या होगी? 8 होगी। एंड एफ ऑफ 4 क्या हमारे पास? 8 है। ये तो हो गया वर्बली। अब आपको मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर एक मैपिंग करके भी समझा देता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह बात और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए हमारे पास 2 सेट हैं और फंक्शन ए टू बी है। तो ए का सेट हमारे पास क्या है? ये मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 और 4 है। ये ए का सेट यही मिला हुआ है 1 2 3 4। और बी का सेट है नेचुरल नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि हमें नहीं पता कितने होंगे। ठीक है, तो इसका भी एक सेट बना लेते हैं हम अपने पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 इस तरीके से ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये हमारे पास है बी का सेट। ए का सेट 1 2 3 4 और बी का सेट है नेचुरल नंबर, जो कि तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए, आगे इनफाइनाइट कर दिया, मतलब ये कंटिन्यू है। और ये हमारा एक फंक्शन है। ये क्या हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ए टू बी है। फंक्शन क्या है? ए टू बी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताएंगे कि डोमेन और रेंज को मैपिंग किस तरह करवाते हैं। देखें डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 ये तो हमने मालूम किया ना। अगर समझे हमें ये नहीं पता, यहाँ से देखेंगे 1 का ताल्लुक किससे? 5 के साथ है। तो 1 को हम 1 की इमेज क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, फिर 2 6 के साथ है तो 2 को हम रिलेट करवा देंगे 6 के साथ। 3 7 के साथ है तो 3 आ जाएगा 7 के साथ, और 4 8 के साथ है 4 आ जाएगा हमारे पास 8 के साथ। ठीक है, मतलब ये जो आपका सेट ए होता है ना, सेट ए आपका डोमेन है। सेट ए क्या है आपके पास? इस वक्त डोमेन है। ठीक है, डोमेन में हमारे पास 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स आ गए। इसी तरीके से जो कि रेंज होती है, ठीक है, रेंज वो होती है जो डोमेन के एलिमेंट्स इमेज बनाते हैं बी के सेट के अंदर, मतलब को डोमेन में। ठीक है ना, ये जो बी का सेट है ना, ये आपका को डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को डोमेन। ये बी का सेट आपका क्या कहलाएगा? को डोमेन कहलाएगा। ठीक है, और ए का सेट आपका डोमेन कहलाएगा। और जो ए के एलिमेंट्स आपके इमेज उठाएंगे को डोमेन में से, मतलब ये को डोमेन है ना आपका, ये जो बी का सेट है क्या कहला रहा है? को डोमेन है। मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो जो इमेज उठाएंगे को डोमेन के सेट में से, एलिमेंट्स जो भी उठाएंगे वो रेंज कहलाएंगे। देखिए कौन कौन से हमें इमेज मिल रहे हैं। 1 की इमेज 5, फिर 2 की 6, 3 की 7, 4 की 8। तो ये जो इमेज हमें यहाँ से को डोमेन में से मिलेगी ये रेंज कहलाती है 5 6 7 8, जो कि हमने लिखी थी 5 6 7 8। लेकिन हमें ऑर्डर पेयर में से पता चल गया था कि जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। लेकिन अगर हम मैपिंग करवाएंगे, तस्वीर बनाएंगे इस तरीके से डायग्राम पर, तो वो इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, अब हम आपको एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं कि ये आपका डोमेन है, ये आपका बी का पूरा सेट को डोमेन है, जो कि नेचुरल नंबर से मैंने लिखा को डोमेन ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और जो आपकी रेंज है, जो कि डोमेन के एलिमेंट्स ने यहाँ पर इमेज बनाई है 5 6 7 8, ये आपकी रेंज है। अब यहाँ पर हमें ये भी पूछा गया था आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4। मतलब 2 की इमेज क्या है? देखिए 2 की इमेज हमारे पास 6 है, हमने लिखा 2 की इमेज 6 है, और 4 की इमेज क्या हमारे पास 8 है, 4 की इमेज हमने 8 बना दी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए का सेट है 0 1 2 3 4 एंड बी का सेट है 2 4 6 8 10, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस और नॉट। हमने ये बताना है कि ये ए का सेट है और बी का सेट है।
जो हमें रिलेशन दिए गए हैं, जैसा कि ये फर्स्ट रिलेशन है ए टू बी है, तो ये हम बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। इफ दे आर फंक्शंस, अगर वो फंक्शन है, फाइंड देयर टाइप्स, तो उसकी हमें टाइप बतानी होगी कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी एक हम डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर इसको मैप करवाएंगे एलिमेंट्स को, देन हम बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास ए का सेट क्या मिला हुआ है, ए का सेट हमें मिला हुआ है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ इसके ए के एलिमेंट लिख देखते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड बी का सेट क्या है 2 4 6 8 10। तो बी का सेट हम यहाँ पर बना लेते हैं जो कि है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और ये फंक्शन है ए टू बी, ये क्या है, एक फंक्शन है ए टू बी का, और ये ए का सेट है और ये बी का सेट है, मतलब ये आपकी डोमेन है और ये आपकी को डोमेन है, ठीक है। अब हम बताएंगे यहाँ पर जो रिलेशन मिला हुआ है R1 का, 0 का ताल्लुक 2 के साथ है, 0 रिलेट कर रहा है 2 से, तो 0 को हमने 2 से रिलेट करवा दिया, और 1 4 के साथ है, आ जाए 1 को 4 के साथ कर देते हैं, और 2 6 के साथ है, 2 को 6 के साथ रिलेट कर दिया, और 3 8 के साथ है, 3 को हमने 8 के साथ कर दिया। अब यहाँ पर फंक्शंस को पहचानने के तरीके हैं, उसकी कुछ शर्तों शराइत हैं। तो इसकी फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है ना फंक्शंस को देखने की कि फंक्शन है या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए, तो वो ये है कि डोमेन ऑफ आर, मतलब जो भी रिलेशन की डोमेन होगी वो इक्वल ए के आनी चाहिए, मतलब जो भी डोमेन होगा वो ए के बराबर होगा। तो डोमेन में क्या क्या मिल रहा है 0 1 2 3, मतलब ये रहे ना हमारे पास डोमेन है 0 1 2 3, तो ये ए के बराबर होनी चाहिए। ए का सेट क्या है 0 1 2 3 4 है, लेकिन हमारे पास जो भी यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं वो है 0 1 2 3, मतलब डोमेन हमारी ए के बराबर नहीं आ रही। डोमेन क्या ए के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे यह फंक्शन नहीं है। R1 इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज यहां पर लिख देते हैं बिकॉज डोम ऑफ R1, ठीक है, डोम ऑफ यानी डोमेन R1 की इज नॉट इक्वल टू ए के बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये आपको दिखाई नहीं दिया मैंने जो लिखा है, ठीक है ना, ये अब आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है फंक्शन को देखने की वो यही होती है कि आपकी जो डोमेन होगी ना वो ए के बराबर आनी चाहिए, और ए का सेट हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 है, ए का सेट क्या है 0 1 2 3 4, और यहाँ पर जो हमने डोमेन हमने देखी 0 1 2 3 है और ए के बराबर जो कि नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक मैपिंग भी कराई तस्वीर की। मैपिंग के अंदर हमें क्या पता चला 0 1 2 3 तो रिलेट हो रहे हैं, 4 किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया कि हमारी जो डोमेन है R1 की वो ए के बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और इसकी एक और सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये होती है कि आपका जो ए सेट का, सेट ए का जो एलिमेंट है ना, तमाम एलिमेंट्स सेट ए के वो एक यूनिक इमेज बनाए सेकंड सेट के अंदर, मतलब बी का सेट हो या जो भी नाम होगा सेट का, मतलब जो डोमेन के आपके पास यहाँ पर जो ए का सेट है ना, ए के सेट के तमाम एलिमेंट्स वो एक यूनिक इमेज बनाए, मतलब वो रिलेट करें हर नए आपके एलिमेंट के साथ सेट बी के अंदर, तो वो फंक्शन कहलाता है। अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा भी है नीचे कि R1 इज नॉट अ फंक्शन। R1 क्या है, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज क्योंकि डोम ऑफ R1 जो डोमेन है हमारे पास R1 की वो ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट है रिलेशन 2 हमारे पास मिला हुआ है। रिलेशन 2 हमें मिला हुआ है 0, 10, 1, 8, 2, 6, 2, 4, 3, 4 एंड 4, 2। तो यहाँ पर हमने एक ए का सेट बना दिया, एक बी का सेट बना दिया, ठीक है। ये फंक्शन है ए टू बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 0 की इमेज किस पर है, 10 के साथ है, तो 0 को हम रिलेट करवा देंगे 10 के साथ, ठीक है। ये 10 के साथ इसका इमेज हो गया। 1 का है 8 के साथ, तो 1 की इमेज हमारे पास आ जाएगी 8 के साथ यहाँ पर, ठीक है। देन 2 है 6 के साथ, तो 2 हमारे पास आ गया 6 के साथ। फिर वापस 2 किसके साथ है, 4 के साथ है, वापस 2 किसके साथ है हमारे पास, 4 के साथ है, ठीक है। और 3 4 के साथ है, ये जी 3 भी हमारा आ गया 4 के साथ, और 4 2 के साथ है, 4 हमारा 2 के साथ, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फंक्शन को मालूम करने की, जो आपकी डोमेन होगी वो ए सेट के बराबर होगी। तो देखें यहाँ पर डोमेन हमारी क्या है 0 1 2 3 4, यहाँ से भी चेक हो सकती है 0 1 2 3 और 4, मतलब डोमेन हमारी ए के बराबर आ चुकी है। एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई फंक्शन की। सेकंड कंडीशन देखेंगे जो कि है कि आपकी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स रिलेट करें नए एलिमेंट के साथ सेट बी के अंदर, ठीक है। तो देखेंगे हमारे पास जो भी एक हमारे पास सेट ए होता है ना, देखेंगे सेट ए है जिसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो रिलेट करें ये यूनिक एलिमेंट के साथ इमेज बनाए सेकंड सेट के अंदर।
तो देखें ये 0 एक यूनिक इमेज बना रहा है 10 के साथ, 1 ने भी बनाई 8 के साथ, 2 ने बनाई किसके साथ 6 के साथ, फिर 2 ने वापस बनाई 4 के साथ। पहले 2 ने 6 के साथ बनाई, फिर 2 ने वापस 4 के साथ बनाई। लेकिन ये कानून नहीं है, ये ला यहाँ पर नहीं लगेगा। हमारे पास फंक्शन के अंदर क्या है कि आपका जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो एक यूनिक इमेज बनाए, मतलब एक नई इमेज बनाए। सेट ए का कोई एक भी एलिमेंट सेट बी के अंदर 2 इमेज नहीं ले सकता, ये इसकी कंडीशन है फंक्शन को चेक करने की। अगर आपका सेट ए का कोई एक भी एलिमेंट 2 दफा इमेज बनाएगा सेट बी के अंदर तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसा कि 2 ने बनाई, 2 ने एक तो इमेज बनाई 4 के साथ, ठीक है, और एक 2 ने इमेज बनाई 6 के साथ, जो कि हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि 2 6 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 4 के साथ भी, जो कि गलत है। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R2 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। R2 क्या है, फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इसकी वजह लिख देते हैं कि ये क्यों नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट 2। तो देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि जो R2 है आपका वो नॉट अ फंक्शन है, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ 2 ऑफ डोमेन, ठीक है। जो एलिमेंट आपका 2 है डोमेन का, ये वाला, वो क्या कर रहा है, इज एसोसिएटेड विथ मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ रेंज। 2 हमारे पास 2 इमेज दे रहा है, 4 की भी और 6 की भी, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसका करते हैं पार्ट 3। तो इसका पार्ट 3 है, रिलेशन R3 मिला हुआ है 0,2, 1,4, 2,6, 3,8 एंड 4,8। तो यहाँ पर हम इसकी मैपिंग करवाते हैं। 0 का ताल्लुक किससे, 2 के साथ है, तो 0 हमारा इमेज बना रहा है 2 की, और 1 4 की, 1 को हम 4 के साथ रिलेट करते हैं, 2 6 के साथ है, 2 की इमेज हमारे पास 6 आ गई, और 3 की 8 है, 3 की इमेज हमारे पास 8 आ गई, और 4 की भी 8 है, 4 की भी क्या इमेज आ रही है, 8 आ रही है। तो 4 को भी हम किससे रिलेट कर देंगे, 8 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे हमारे पास जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो आपका डोमेन है वो ए के बराबर आना चाहिए। तो डोमेन में हमें क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 4, और ए का सेट भी हमारा 0 1 2 3 4 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हो गई कि ये फंक्शन हो सकता है। अब इसकी सेकंड कंडीशन भी देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपके सेट ए के तमाम एलिमेंट्स एक नई इमेज बनाएं सेट बी के एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर एक आपका एलिमेंट 2 इमेज ना बना रहा हो, कोई सा भी एक एलिमेंट आपका 2 इमेज ना बना रहा हो। यहाँ पर देखें हर कोई सिंगल जा रहा है, कोई भी डबल नहीं जा रहा। जैसे कि पार्ट 2 के अंदर 2 दफा हमारा इमेज बना रहा था, 4 के साथ भी 6 के साथ भी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। लेकिन 0 भी आपका एक 2 इमेज बना रहा है, 1 की अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, और 4 की अलग है। यहाँ पर देखें ये अलग ही है, क्योंकि 3 हमारे पास 8 के साथ बना रहा है और 4 भी 8 के साथ बना रहा है, लेकिन कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 इमेज बना रहा हो, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी समझा देता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर ये जो आपका सेट है ना, ये वाला सेट आपका है हस्बैंड, ठीक है। ये जो आपका सेट है वो हस्बैंड है, और ये जो आपका सेट है वो है वाइफ, ठीक है। देखें अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए इस्लाम के अंदर क्या है कि एक शोहर 2 शादियां कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। तो अब इस तरीके से हम इसको समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास हस्बैंड है, ठीक है। 2 की अगर हम देखें वाइफ 0 है, 4 की 1 है, 6 की 2 है, और 8 की एक वाइफ 3 है और एक है 4, ठीक है। एक हस्बैंड की 2 वाइफ तो हो सकती हैं, लेकिन एक वाइफ के 2 हस्बैंड नहीं हो सकते। तो इसीलिए क्या है कि जो आपका डोमेन है सेट ए है जो आपका, उसके तमाम एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हों सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, जो कि इसके तमाम एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं सेट बी के साथ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका कोई भी एक एलिमेंट, सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट 2 इमेज ना बनाता हो, ठीक है ना। कोई सा भी एक इसका एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 इमेज बना रहा हो, हर कोई अपनी एक अलग अलग इमेज बना रहा है सेट बी के अंदर, तो इसलिए यह फंक्शन कहलाएगा। तो ये फंक्शन है, हम यहाँ लिखेंगे R3 इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। अब इसकी कौन सी टाइप है, इसके अंदर ये भी कहा गया था कि इसकी टाइप भी बतानी है, तो ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। R3 इज अ, मतलब ये लिख देते हैं इट इज अ इनटू फंक्शन। कौन सा है, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन की पहचान क्या है, किस तरह पता चलेगा इनटू फंक्शन होता है। तो इनटू फंक्शन के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि रेंज जो आपकी है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी की, ठीक है। जो आपकी रेंज होगी ना, रेंज ऑफ एफ, मतलब फंक्शन की जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो बी के, सेट बी का प्रॉपर सबसेट हो रेंज जो होगी। मिसाल के तौर पर रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास है 2 4 6 8, ठीक है। क्या है रेंज हमारे पास, 2 4 6 और 8। यहाँ हम लिख देते हैं 2 4 6 और 8 आपके पास रेंज है।
जो कि प्रॉपर सबसेट होगी बी के। बी का सेट हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8 और 10। ये आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बी का सेट हमारे पास है 2, 4, 6 8 10 और रेंज आपकी क्या मिली है 2, 4, 6 8, जो कि हमारे पास इमेज बनती है वो रेंज कहलाती है। अगर आप ऑर्डर पेयर में देखें भी तो क्या है हमारे पास 2, 4, 6 8। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर पहचानने का यह तरीका होता है कि रेंज के तमाम एलिमेंट्स आपके सेट बी के अंदर आए और सेट बी का एलिमेंट एक ज्यादा हो रेंज के एलिमेंट से। रेंज में हमारे पास 4 एलिमेंट है और बी के सेट के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। तो अब ये क्या कहलाएगा कि रेंज आपकी प्रॉपर सबसेट है सेट बी के। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इनटू फंक्शन। जब कभी भी रेंज के एलिमेंट्स सेट बी के अंदर आते होंगे और बी का एक एलिमेंट ज्यादा होगा रेंज वाले सेट से तो वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। अगर आप बुक के पेज नंबर 29 पर आके इसको रीड करेंगे, पेज नंबर 29 सबसे पहले इनटू फंक्शन है, फिर उसके बाद 1 1 फंक्शन है, फिर इनटू एंड 1 1 फंक्शन है, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। लास्ट में है आपके पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। और पेज नंबर 30 पर भी आप इसको अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 पर फंक्शंस लिखे हुए उनके टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है। ठीक है, तो आपको तमाम जो कॉन्सेप्ट आपके वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि वहां पर बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बाकायदा मैपिंग करवाकर डायग्राम बनाकर समझाया गया है, उनकी डेफिनेशंस भी लिखी गई हैं। तो मैं भी आपको अकॉर्डिंग टू बुक ही समझा रहा हूं कि ये इनटू फंक्शन इसलिए है कि जो आपकी रेंज होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी सेट बी के। ठीक है, तो अब इसका करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 है रिलेशन 4 में मिला हुआ है 0,2, 1,2, 2,2, 3,2 एंड 4,8। तो यहाँ पर हम इसकी इमेज बना देंगे। 0 की है 2 के साथ, तो 0 इमेज ले रहा है 2 के साथ, और 1 की है 2 के साथ, 1 की भी किसके साथ है 2 के साथ है, और फिर 2 की 2 के साथ है, 2 की भी किसके साथ है 2 के साथ है। ठीक है, और 3 की भी 2 के साथ है, 3 की इमेज भी क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, और 4 की किसके साथ है 8 के साथ है, 4 की इमेज है 8 के साथ। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। यहाँ पर देखिए वही बात हो गई है जो कि हमारे लास्ट पार्ट में हुई थी कि आपका जो 0 इमेज बना रहा है 2 के साथ, 1 भी 2 भी 3 भी सारे 2 के साथ इमेज बना रहे हैं, और 4 8 के साथ बना रहा है। ठीक है, तो आपकी डोम तो कंप्लीट हो गई, डोमेन आपकी ए के बराबर आ गई। मतलब डोमेन में क्या क्या आ रहा है 0 1 2 3 4, और सेट ए के अंदर भी 0 1 2 3 4 ही आता है। ठीक है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका कनेक्शन होना चाहिए, ये रिलेट करते हो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, ऑल टू ऑल जो कि सारे कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन डोम आपकी क्या है ए के बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका मतलब जो ये ए का सेट है इसका कोई भी एक एलिमेंट 2 इमेज ना बनाता हो, सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट 2 इमेज ना बनाता हो सेट बी के अंदर। तो देखें 0 की भी एक इमेज है, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी और 4 की भी, इन सब की एक एक इमेज है सेट बी के अंदर। ठीक है, किसी की भी डबल नहीं है, मतलब 0 की भी एक इमेज है, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, किसी की डबल इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे R4 इज अ फंक्शन। R4 क्या है फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है 8 इज अ, ये भी इनटू फंक्शन कहलाएगा क्योंकि जो आपकी रेंज है ना, रेंज में क्या आ रहा है आपके पास सिर्फ 2 और 8 आ रहा है। ठीक है ना, रेंज आपका सेकंड कंपोनेंट होता है जो कि 2 है और 8 है, और यहां से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 और 8 है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा जो रेंज है आपकी फंक्शन की जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी के साथ। ठीक है, मतलब रेंज के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट आते हैं 2 और 8 आ रहा है, और सेट बी के अंदर कौन कौन से आते हैं 2 4 6 8, मतलब सेट बी आपका बड़ा है और रेंज आपकी छोटी है सेट बी से। तो ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो ये अगर आप पेज नंबर 29 और 30 पर पढ़ लेंगे तो वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसका लास्ट पार्ट करते हैं पार्ट 5। तो इसका पार्ट 5 है रिलेशन 5 हमें मिला हुआ है 0,2, 1,4, 2,6, 3,8 एंड 4,10। अच्छा देखिए मैं आपको फंक्शन डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा होती जा रही है कि मैट्रिक क्लास के अंदर इतनी डिटेल में नहीं समझाया था फंक्शन को। ये फर्स्ट ईयर इंटर या फिर उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं तब जाकर ये सही तरीके से समझ में आती हैं बातें, लेकिन मैट्रिक लेवल पर अब इस दफ़ा जो बुक आई है इसके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको कोई टेंशन नहीं होगी ये चीज़ें समझने के अंदर, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगी, थोड़ी अपडेट होकर आएंगी। तो अगर फंक्शन आपका अभी से बेसिक आपकी फंक्शन की अच्छी होगी, समझ में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फंक्शन के, तो आपको नेक्स्ट भी बहुत ईजी रहेगा ये। तो इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बआसानी मिल जाएं।
तो देखें यहाँ पर 0 हमारा किसके साथ कर रहा है, रिलेट 2 के साथ, तो 0 की इमेज हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। 1 की 4 है तो 1 की इमेज हमारे पास आ जाएगी 4, 2 की 6 है तो 2 की इमेज आ जाएगी 6, 3 की इमेज 8 है तो 3 की इमेज हमारे पास आ जाएगी 8, और 4 की 10 है तो 4 की हमारे पास इमेज बन जाएगी 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारी जो डोमेन है वो a के बराबर है जी, हमारे तमाम एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं और ये सारे के सारे 0 1 2 3 4 a के बराबर आ गए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हर आपका जो एलिमेंट है वो यूनिक इमेज बना रहा है b के अंदर, तो ये सारे के सारे एक इमेज बना रहे हैं सेट b के अंदर, तो ये कंडीशन भी हमारी क्लियर हो गई, मतलब ये फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R5 इज अ फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन है। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, इसकी टाइप कौन सी है फंक्शन की, तो अगर आप पेज नंबर 29 पर देखेंगे तो 1 1 फंक्शन होगा। ये एक 1 1 फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट एक मुख्तलिफ इमेज बना रहा है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक डिस्टिंक्ट इमेज बना रहे हैं सेट बी के अंदर, मतलब कोई किसी के साथ डबल में नहीं है, हर किसी की एक अलग अलग इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज मतलब मुख्तलिफ आपकी इमेज बन रही है। 0 की 2 के साथ है, 1 की 4 के साथ, 2 की 6 के साथ, 3 की 8 के साथ और 4 की 10 के साथ, मतलब सिंगल सिंगल जब आपकी इस तरीके से रिलेशन बनेगा, मतलब हर एलिमेंट सिंगल सिंगल एक दूसरे के साथ इमेज बनाएगा, तो वो कहलाता है 1 1 फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद एक पेज नंबर 29 पर ऑन टू फंक्शन भी लिखा हुआ होगा, आप देखिएगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि जो आपकी रेंज होगी ना, रेंज जो आपकी होगी फंक्शन की वो इक्वल होगी बी के, क्या होगी, इक्वल होगी बी के। लेकिन इनटू फंक्शन अभी हमने पढ़ा था, इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जो आपकी रेंज होती है वो प्रॉपर सबसेट होती है सेट बी के, लेकिन जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें रेंज आपकी सेट बी के बराबर आ जाती है। तो रेंज में हमें क्या मिलता है, 2 4 6 8 10। देखिए यहां से चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 आपका जो रेंज मिल रही है वो है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और जो आपके पास बी का सेट है वो भी यही है 0, वो मतलब 2 4 6 8 और 10, ठीक है। जब रेंज आपकी सेट बी के बराबर आ जाएगी तो वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन को मिलाकर बात करें तो इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहें या 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन कहें, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। हमने इन 3 पार्ट के अंदर यह बताना है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिए गए हैं उनमें 1 1 फंक्शन कौन सा है और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा है, और या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखें, आपका जो एक सेट है, फर्स्ट सेट है, ए का मान है, इसको बी का मान लेते हैं, तो ये एक यूनिक इमेज बना रहे हैं सेट बी के अंदर, ठीक है। और ये आपका 1 1 फंक्शन कहलाएगा क्योंकि जब डोमेन का आपका हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज बनाता है सेट बी के अंदर तो वो आपका कहलाता है 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन। उसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आपका जो सेट ए का एलिमेंट है वो एक यूनिक इमेज बना रहा है सेट बी के अंदर, इसलिए ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं कि ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका 1 1 फंक्शन तो है क्योंकि आपके तमाम एलिमेंट्स एक यूनिक इमेज बना रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका ये रेंज भी कंप्लीट है, रेंज भी आपकी सेट बी के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम कह सकते हैं 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये क्यों कहलाएगा 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, उसकी वजह ये है कि ये एक डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है ना। डोमेन का हर एक एलिमेंट एक डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है रेंज के अंदर, मतलब हर एग्जैक्टली 1 आपकी तस्वीर बन रही है, इसके अलावा दूसरी नहीं बन रही। तो जिसे हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एक ही बात होती है, ठीक है ना। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या था कि आपका फंक्शन जो है वो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। देखिए 1 1 तो है क्योंकि डोमेन का हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज बना रहा है आपका दूसरे सेट में, ठीक है। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो बी के बराबर है, ठीक है ना। ये जो आपकी रेंज के तमाम एलिमेंट्स है वो बी के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर बाइजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है तो इसलिए हम 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ही कहेंगे। अच्छा, पार्ट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है 1 1 फंक्शन, क्योंकि ये इसके तमाम एलिमेंट्स एक यूनिक इमेज नहीं बना रहे ना। डिस्टिंक्ट इमेज बनाते तो ये कहलाता 1 1 फंक्शन। डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब है कि हर एक नई इमेज बनाता, इसके तमाम एलिमेंट्स एक नई इमेज बनाते, जैसा कि इन दोनों पार्ट्स में हुआ है। तो ये एक नई इमेज नहीं बना रहा तो 1 1 फंक्शन तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं हो सकता।
उसकी वजह यह है कि 1 1 कोरेस्पोंडेंस के अंदर आपका जो ये तमाम का तमाम रेंज वो आपकी सेट बी के बराबर होनी चाहिए, मतलब तमाम एलिमेंट्स आपके रिलेट कर रहे हों कोडोमेन वाले। तो यहाँ पर आपका एक एलिमेंट बच रहा है, ठीक है, तो ये आपका 1 1 कोरेस्पोंडेंस भी नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये नाइदर 1 1 फंक्शन, ठीक है, नाइदर 1 1 फंक्शन है ये, और ये नॉर 1 1 कोरेस्पोंडेंस है, नॉर 1 1 कोरेस्पोंडेंस DENCE, ठीक है। ये आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट हमने कर लिए। ये आपका 1 1 फंक्शन, ये 1 1 कोरेस्पोंडेंस, ये ना 1 1 फंक्शन है ना ये 1 1 कोरेस्पोंडेंस है। तो अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ P का सेट है ABC, Q का है XYZ एंड R का है PQRS, देन फाइंड क्या है। फर्स्ट पार्ट है अ फंक्शन f, एक f का फंक्शन है फ्रॉम P into Q, P into Q है, मतलब इनटू फंक्शन हमने मालूम करना है P to Q वाला। तो अब यहाँ पर देखें P का सेट हमने बना दिया ABC, जो कि यहाँ से देख के लिखा है, फिर Q का सेट है XYZ, जो कि यहाँ से देख के बना दिया, मैपिंग करेंगे, और फंक्शन हमने बनाना है इनटू फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें आपकी रेंज के तमाम एलिमेंट्स रिलेट नहीं करते, मतलब कोई सा भी एक एलिमेंट यहाँ पर रह जाएगा जो कि इमेज नहीं बनेगा। देखें A की इमेज अगर हम बनाते हैं X के साथ, ठीक है, B की इमेज बनाते हैं हम Y के साथ, तो C की इमेज भी हमें Y के साथ या X के साथ बनानी पड़ेगी। तो चलें C की इमेज हम Y के साथ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक एलिमेंट रह गया Z, ये अगर बचता है तो ये इनटू फंक्शन कहलाता है, मतलब इनटू फंक्शन के अंदर जो आपका सेकंड सेट होता है, चाहे वो B का हो, Q का हो, या किसी का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ हो, तो उसमें एक एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पर Z ने नहीं किया, तो ये आपका कहलाएगा इनटू फंक्शन। और इसका हमारे पास फंक्शन का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एलिमेंट्स इसके कैसे बनेंगे ऑर्डर पेयर में, A किससे कर रहा है X के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा A, X, ठीक है। फिर B के साथ क्या रहा है Y, B, Y, वापिस C, Y, तो ये आपका फंक्शन 1 कहलाएगा P into Q वाला, ठीक है। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, इसका पार्ट 2 है, अ फंक्शन G फ्रॉम R ऑन टू P, मतलब हमने ऑन टू फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपकी रेंज जो है ना वो सेट P के बराबर आ जाए, ये जो आपकी रेंज होगी, जो इमेजेस बनेंगी वो तमाम के तमाम बने, ठीक है। तो P के सेट के बराबर आनी चाहिए, P का सेट है ABC। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इमेजेस बनाएंगे R ऑन टू P की, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से इमेजेस बनेंगी इसकी, हमने फंक्शन बनाना है ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन हमारे जहन में होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन हमारे पास होता क्या है, जो कि रेंज आपकी P के बराबर आनी चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर हम P का जो बना सकते हैं वो A के साथ बना सकते हैं, P को हमने रिलेट करवा दिया A के साथ। अब Q को हम करवा देते हैं B के साथ, ठीक है। उसके बाद R को करवा देते हैं हम C के साथ। ये P Q R तो हमारा हो गया। अब रह गया हमारे पास S को हम किसी के साथ भी रिलेट करवा सकते हैं, A B C के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं तो हमारा S किसके साथ रिलेट होगा, A के साथ होगा, ठीक है। तो P की इमेज A आ गई, Q की B आ गई, R की C आ गई और S की A आ गई। देखिए S को हमें लाजमी रिलेट करना था, अगर हम S की इमेज ना बनाते किसी के साथ भी तो ये फंक्शन ही नहीं होना था, तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाना था, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि जो आपकी डोमेन होती है वो सेट R के बराबर होना चाहिए, मतलब जो भी आपका फर्स्ट सेट होगा जो कि R है, उसकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स रिलेट करने चाहिए दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। और ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है कि यहाँ पर भी तमाम के तमाम आपके एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हो, तमाम की इमेजेस बन रही हों, तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। तो इसका हम अभी बना देते हैं, ऑर्डर पेयर भी बन जाएगा। इसका क्या होगा, फंक्शन 2 का, वो फंक्शन 1 था, ये फंक्शन 2 की बात कर लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो P के ऑर्डर पेयर आ जाएगा A के साथ, P, A, ठीक है। फिर आ जाएगा Q, B और R, C, और फिर S के साथ क्या आ जाएगा, S, A आ जाएगा, S, A आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो देखिए हम अगर ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो आपका डोमेन कहलाता है, P, Q, R, S। तो ये P, Q, R, S डोमेन कंप्लीट है आपकी, और A, B, C, A मतलब वापिस A, B, C, A ये आपकी रेंज कहलाती है, ठीक है ना। डोमेन आपकी रिपीट नहीं हो सकती, डोमेन आपकी रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन रेंज आपकी रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन 2 भी हो गया। करते हैं फंक्शन 3। पार्ट 3 है, अ फंक्शन h फ्रॉम P to R, एक h फंक्शन है वो P to R है, विच इज इंजेक्टिव, वो इंजेक्टिव है, ठीक है। पेज नंबर 29 पर आप इंजेक्टिव पढ़ लीजिएगा, जो कि 1 1 फंक्शन एंड इनटू फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके हम इमेजेस बनाएंगे। ये आपका P का सेट आ गया A B C, और ये आपका R का सेट आ गया P Q R S, ठीक है। अगर हम इमेज बनाते हैं A की Q के साथ, A की इमेज किसके साथ बनाते हैं, Q के साथ, ठीक है। और B की बनाते हैं हम R के साथ, और C की बनाते हैं हम S के साथ। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि इंजेक्टिव फंक्शन के अंदर आपका एक तो आता है 1 1 फंक्शन, ठीक है। दूसरा आपका आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो होता है कि जिसमें आपकी रेंज सेट R के बराबर ना हो,
ठीक है, मतलब कोई सा भी एक एलिमेंट आपका इमेज ना बनाए, ठीक है, वो होता है इनटू फंक्शन। और जो 1 1 फंक्शन होता है कि आपका डोमेन का हर एक एलिमेंट एक नए यूनिक इमेज बना रहा हो सेट आर के अंदर, ठीक है ना, मतलब ये वाला जो सेट के तमाम एलिमेंट्स वो एक यूनिक इमेज बनाते हो यहाँ पर जो कि बना रहे हैं। तो आपका यहाँ पर ए क्यू के साथ, बी आर के साथ और सी एस के साथ, ये कहलाएगा 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए दोनों सेट्स को तो ये आपका इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि आपका रेंज आर के बराबर नहीं है, एक एलिमेंट यहाँ पर बच जाता है। तो अब हम इसका बना देंगे, फंक्शन आपका 3 है। ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, ए का बनेगा आपका क्यू और बी का बन जाएगा आर के साथ और सी का बन जाएगा आपका एस के साथ। तो ये आपका फंक्शन 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये आपका एक इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव, जो कि 1 1 भी है और इनटू भी है, मतलब 1 1 और इनटू को हम इंजेक्टिव कहते हैं। 1 1 के आपकी हर एक आपका एलिमेंट पी वाला एक यूनिक इमेज बनाता हो, जो कि यूनिक इमेज बना रहा है, मतलब एक एक तस्वीर बना रहा है आगे। और इनटू फंक्शन वो होता है कि आपका रेंज में से एक एलिमेंट बच जाए, ठीक है, मतलब कोड डोमेन में से, ये आपकी कोड डोमेन है ना, कोड डोमेन में से रेंज जब बनेगी, क्यू आर एस आपकी रेंज है और एक एलिमेंट रह जाते हैं तो उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। आप करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 4। तो जी लास्ट पार्ट है फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी विच इज बाइजेक्टिव, जो कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो क्यू का सेट और पी का सेट हमने बना लिया है। अच्छा, बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि आपका हर एक डोमेन का एलिमेंट, मतलब पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक डिस्टिंक्ट इमेज बनाए सेट पी के अंदर, दूसरे सेट में, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड हर एक एलिमेंट एक नई इमेज बनाए सेट पी के अंदर, तो वो कहलाएगा आपका है 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन, 1 1 फंक्शन, जो कि हम पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑन टू फंक्शन वो होता है कि जब आपकी रेंज आपके सेट पी के बराबर आ जाए तो वो कहलाता है ऑन टू फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर हम इसका इमेज बनाते हैं। अगर हम एक्स की इमेज बनाते हैं ए के साथ, एक्स की इमेज बना दी ए के साथ, वाई की इमेज बना दी हमने सी के साथ और जेड की इमेज बना दी हमने बी के साथ। तो 1 1 फंक्शन को हम अगर यहाँ पे चेक करें, 1 1 फंक्शन कहता है कि हर एक एलिमेंट एक नई तस्वीर बनाए, डबल तस्वीर ना हो, नई तस्वीर बनाए। तो देखें एक्स की ए के साथ है, वाई की सी के साथ है और जेड की बी के साथ है, तो ये एक नई नई तस्वीर बना दी सबने, तो ये कहलाएगा 1 1 फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो ये रेंज बनी है ये कंप्लीट हो जाए, रेंज आपकी सेट पी के बराबर आ जाए, जो कि आ चुकी है, तो ये आपका बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो अब हम इसका फंक्शन भी बना देते हैं कि इसके ऑर्डर पेयर कौन कौन से बनेंगे, x, ए बन जाएगा, ठीक है, और फिर y, c बन जाएगा और उसके बाद लास्ट है z, b। ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए फंक्शन 4 के। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 17.5। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक समझाया था और आज इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती जाएं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो के लिंक को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।